तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त तुषार शर्मा। तो आज हम सभी मिलकर पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटीज़ का पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटिक्स जो पार्ट है क्लास ट्वेल्थ में, उसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए समझनी काफ़ी ज़रूरी हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, उसके लिए मैंने पिछली एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना दी हैं। तो वो एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो अभी एग्ज़ाम रेडी होना चाहते हैं, जो एक बार इंसाइट चाहते हैं कि किस तरीके का ये चैप्टर है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उन्हें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सोल्ड हैं। तो आज हम इस चैप्टर को करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बल्कि इसको 1.5 स्पीड पर देखिए। इस चैप्टर में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सब इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगी। तो हम शुरू करते हैं थोड़ा कि इसमें चैप्टर में है क्या। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि मूवमेंट्स क्या होते हैं। तो मूवमेंट्स होते हैं आंदोलन या किसी भी तरीके का कोई सत्याग्रह, जो इस तरीके के होते हैं जिनमें सरकार के द्वारा जो कोई कानून थोपा गया होता है या सरकार की कोई ऐसी बात होती है जो आम जनता को पसंद नहीं आती, तो उसके विरोध में जब प्रदर्शन किए जाते हैं तो वो मूवमेंट्स होते हैं। वो उन मूवमेंट्स का अलग अलग रूप होता है। कई बार मूवमेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि समाज के अंदर ही कोई बुराई होती है और उसको दूर करने के लिए जो समाज के अच्छे लोग हैं वो सामने सड़कों पर उतरते हैं और उस बुराई से समाज को दूर करते हैं। तो वो सब भी इसमें था। वो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स क्या होते हैं। तो ये जो पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स होते हैं, these movements are supported by political parties but activists do not participate in elections formally। ये ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिनमें पार्टीज जो होती हैं वो खुले तौर पर समर्थन करती हैं उनका, जो मूवमेंट को करते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ऐसी लगेंगी जो शायद आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन उनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ध्यान देने वाली हैं। तो पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स, मैं फिर कहूँगा कि वो मूवमेंट्स होते हैं जिनमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो खुलकर समर्थन करती हैं उन मूवमेंट्स का। वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज उसके साथ मैच कर जाती हैं या वो चाहती हैं कि वहाँ से वो वोट ले सकें, तो वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद नॉन पार्टी मूवमेंट्स कौन से होते हैं। नॉन पार्टी मूवमेंट्स वो होते हैं जिसके अंदर मास मोबिलाइजेशन, लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद पार्टी पॉलिटिक्स से अलग अलग अलावा रहकर उसमें आंदोलन करते हैं। एक है MKSS, एक मजदूर किसान शक्ति संगठन था जिसने डिमांड किया था कि रिकॉर्ड्स दिए जाएं फेमाइन के, रिलीफ वर्क और अकाउंट्स ऑफ लेबरर्स के, उनको दिए जाएं ताकि पता लगे कि किस तरीके से जो मज़दूर थे या जो गरीब थे, जब समय था अकाल जब पड़ता है तो उस समय पर क्या होता है, क्या सरकार जो पैसा होता है उसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती भी है कि नहीं। दलित पैंथर्स एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी दलित यूथ की, जो 1972 में बनी थी इन महाराष्ट्र अगेंस्ट कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ एंड सोशल जस्टिस। जो दलित है, एक कम्युनिटी है इंडिया में, एक कास्ट है, उसके कुछ यंग जो यूथ था उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो मिलिटेंट थी, जिसका जो नेचर था वो ऑफेंसिव था, जो थोड़ा बंदूक से इन चीज़ों से जो अपनी बातों को मनवाना चाहते थे। तो वो 1972 में बनी थी, महाराष्ट्र के अंदर इसका गठन हुआ था। तो बस ये था कुछ जो जानना ज़रूरी था। ये एक टाइमलाइन है, ब्रीफ टाइमलाइन, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इन पीडीएफ्स की जो लिंक है वो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर। मैंने मेरी मेल आईडी मेंशन कर दी है। अगर आपको ये पीडीएफ्स चाहिए जो अभी इसमें वीडियो में शो हो रही हैं तो मैं आपको मेल कर दूंगा, तो ये आप देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं हमारा मेन पार्ट जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको हमेशा याद रखिए, आपकी जब भी क्लास ट्वेल्थ की पढ़ाई करें तो एनसीईआरटीज़ को इम्पोर्टेंट मानिए। तो अब हम आगे देखेंगे इसमें विच वन ऑफ दीज। इसमें शुरू शुरू में थोड़े एमसीक्यूज़ होते हैं, इन एमसीक्यूज़ को भी अच्छा कीजिएगा क्योंकि इस बार एमसीक्यूज़ को सीबीएसई ने इसमें डाल दिया है। तो इन एमसीक्यूज़ को भी आप देख लीजिएगा एक बार। काफ़ी हाईली चांसेस हैं कि ये जो हैं ये अपीयर हो जाएं एग्ज़ाम में, तो इनको आप देख सकते हैं। इनको यहाँ से देख लीजिएगा, इनके आंसर्स भी इसमें गिवन है। हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, जो मेन क्वेश्चंस, जो ज़रूरी क्वेश्चंस इसमें आते हैं।
तो आइडेंटिफाई द रीजंस, हम क्वेश्चन थर्ड से शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द रीजंस विच लेड टू द चिपको मूवमेंट इन यूपी इन अर्ली 1970s, विच वाज द इम्पैक्ट ऑफ द व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट। तो इसको आप पॉइंट्स में लिखिए। ये देखिए इन्होंने किस तरीके से पॉइंट्स में बताया है। मैंने खुद ये बुक पढ़ी थी और यकीन मानिए मैंने अच्छा स्कोर किया पॉलिटिकल साइंस में। इस बुक में काफ़ी पॉइंट्स में बताया गया है और इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही सेम चेप किया जाइए पेपर में, बिल्कुल ही एकदम घास काट दीजिए, ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सही लगेंगी। तो द चिपको मूवमेंट began in 2 or 3 villages of Uttarakhand on the refusal of permission of villages to fell ashes of trees for making agriculture tools and allotted the same land to the sports manufacturers of commercial uses। तो चिपको मूवमेंट जो था वो यूपी में हुआ था, आप सभी को पता है। यूपी के ऋणी जो एक वहाँ ऋणी क्षेत्र था उसके एक गांव के अंदर, एक गढ़वाली गांव था, उसके अंदर शुरू हुआ था जो आज उत्तराखंड में आ चुका है। तो ये जो था ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसके अंदर लोगों ने पेड़ों से चिपक गए थे वो, उनको पेड़ को जो थे उनको कटने से बचाने के लिए मूवमेंट पूरा शुरू हुआ था। और ये मूवमेंट शुरू हुआ एक छोटी सी जगह से, लेकिन ये पूरे सेंट्रल इंडिया में फैल गया। आज भी ये इसकी जो जड़ें थी वो राजस्थान तक पहुंच गई। राजस्थान में भी एक बिश्नोई कम्युनिटी है जिसने इसी तरीके से चिपको मूवमेंट की तरह एक सेम मूवमेंट किया जिसमें उन्होंने पेड़ों को हक किया था। ये सब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसकी इसी चैप्टर की मैं जो एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा उसमें देखिएगा। फिलहाल हमको सिर्फ ये पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो चिपको मूवमेंट जो था वो ये इसलिए था। द विलेजर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ लॉगिंग टू बी परमिटेड बाय द गवर्नमेंट। जो विलेजर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो उनके पेड़ काटने के उनसे तो ले रही थी अधिकार, लेकिन वो किसी दूसरी कंपनी को दे रही थी। द विलेज यूज्ड अ नोवल टेक्टिक टू हक द ट्रीज टू प्रोटेक्ट। जब आप इन्होंने पेड़ों को हक कर लिया तो अगर वो कोई काटेगा जो भी उन पेड़ों को काटने आएगा तो उनको पहले इंसानों को कट करना पड़ेगा और ये पॉसिबल है नहीं। तो ये एक नोवल टेक्टिक जो था वो अपनाया था। इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट ये काफ़ी ज़रूरी है। इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट जो थे, इट सून स्प्रेड अक्रॉस मैनी पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड एंड अ लार्जर इशू of ecological and economic explanation were also raised. The government issued a ban on felling the trees in Himalayan region for 15 years until green cover was fully restored. ये जो गवर्नमेंट थी उसने एक बैन लगा दिया और ये बैन जो था ये सिर्फ रिजल्ट था इस ही मूवमेंट का। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें इम्पोर्टेंट है ये। द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वॉज ऑल्सो अ वेरी, इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन भी था। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है वुमेन मूवमेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर वुमेन मूवमेंट्स। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आया था जब मैं 12th के एग्जाम दे रहा था। तो वुमेन मूवमेंट भी वो मूवमेंट्स होते हैं जिसमें जो वुमेन होती है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। तो इस के अंदर जो ये चिपको मूवमेंट था इसके अंदर हुआ क्या था, वुमेन जो थी उसने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर एनवायरमेंट मूवमेंट तो इसको तो लिखेंगे ही आप, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर वुमेन मूवमेंट तो भी इसको लिख सकते हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ तो इसको मानिए। ये एक वुमेन मूवमेंट भी था, ये एक वुमेन मूवमेंट भी था, इसको याद रखिएगा। ये सीबीएसई घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर वुमेन एनवायरमेंट मूवमेंट्स या व्हाट आर मूवमेंट्स विच आर रिलेटेड टू वुमेन बट आर पॉइंटेड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो ये ही वो मूवमेंट था जिसमें वुमेन की एक्टिव पार्टिसिपेशन थी और इसका मेन एम एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन था। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड विद अ सिंगल इशू बट बिकेम सिंबल ऑफ मैनी ऑफ सच पॉपुलर मूवमेंट्स एमर्जिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वही बात, ये फैल गया काफ़ी और इसके जो रीजंस थे वो काफ़ी लॉन्गिंग थे, वो उनका जो इफेक्ट था वो काफ़ी समय तक दिखता रहा। तो अब एक क्वेश्चन आता है भारतीय किसान यूनियन, जो आजकल भी बहुत न्यूज़ में है, भारतीय किसान यूनियन। और इस चैप्टर में से आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये फिलहाल इस वक्त बहुत न्यूज़ में है। तो ऐसे टॉपिक जो न्यूज़ में होते हैं वो उनके आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो भारतीय किसान यूनियन इज़ अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइटिंग द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स। वट वर द इशूज एड्रेस्ड बाय इट इन 90s, टू वट एक्सटेंट वर दे सक्सेसफुल। तो जो भारतीय किसान यूनियन है ये एक यूनियन है जिसमें किसान हैं, ऑर्गेनाइजेशन है एक किसानों की, जिसमें किसान वेस्टर्न यूपी से हैं, हरियाणा के रीजन से, पंजाब से हैं, कुछ बिहार से भी हैं, राजस्थान से हैं, हिमाचल से हैं। तो एक नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें किसान हैं।
It is one of the leading farmers movement to protest against the policies of process of liberalization of Indian economy. इसके अंदर जो मेन किसानों की जो मांगे थी वो यही थी कि कुछ उनको फ़ायदे चाहिए थे, जो कुछ उनकी मांगे थी वो ये थी कि उनको फ्री किया जाए, उनको लिबरलाइज किया जाए, कुछ इस तरीके के रिफॉर्म्स किए जाएं जिनसे जो उनकी आमदनी है वो बढ़ सके, क्योंकि जो प्लाइट है फार्मर्स की वो काफ़ी बुरी है। और उस समय भी काफ़ी बुरी थी, ये 90s की हम बात कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं द मेरठ एजिटेशन, इसको याद रखिएगा, द मेरठ एजिटेशन। जो मेरठ में इन्होंने बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एजिटेशन की थी, जिसमें इन्होंने संघर्ष किया था मेरठ के अंदर। एजिटेशन ऑफ फार्मर्स वाज अ ग्रेट शो ऑफ रूरल फार्मर्स एंड कल्टिवेटर्स। तो ये काफ़ी बड़ा जो मूवमेंट था ये वहाँ से ही फेमस हुआ, वहाँ से सरकार की नज़रों में ये मूवमेंट आया था। इश्यूज जो थे जो BKU ने एड्रेस किए थे, हायर गवर्नमेंट फ्लोर प्राइसेस, जो फ्लोर प्राइसेस थे उनको बढ़ाया जाए शुगर केन और वीट के, क्योंकि वहाँ पर जो इंडिया में जो नॉर्दर्न पार्ट है और उसमें भी जो यूपी और उसका हरियाणा और पंजाब का कुछ पोर्शन है, यहाँ पर शुगर केन की खेती की जाती है, उस समय बहुत की जाती थी। तो शुगर केन और वीट की जो प्राइसेस हैं ये काफ़ी मेन क्रॉप्स हैं नॉर्दर्न इंडिया की, तो इनका जो फ्लोर प्राइस था उनको अप करने की बात की गई थी। गारंटीड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट रीजनेबल रेट्स, ये आप देख लीजिए, बिल्कुल एकदम बच्चों वाली चीज़ें, मैं आपको क्या पढ़ाऊँ। द वेव ऑफ रीपेमेंट्स ड्यू टू लोन ऑफ फार्मर्स टू प्रोवाइड गवर्नमेंट पेंशन टू फार्मर्स, एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ फार्म प्रोड्यूस। जो एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जो मतलब यहाँ पर एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि एक समय वो था जब किसान ये मांग कर रहे थे कि एबोलिशन, उनको चाहिए था कि ये रोक हटा दी जाए कि किसान सिर्फ एक स्टेट में ही बेच सकता है। और आज जो ये नए रिफॉर्म्स आए हैं जो फिलहाल हुए हैं, उनके अंदर ये हुआ क्या कि अब किसान ये कह रहा है कि उनको ये नहीं चाहिए कि वो किसी और स्टेट में अपना सामान बेचें, और एक समय वो था जब वो यही सेम ये डिमांड कर रहे थे। तो ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे हमेशा CBSE आपसे बात करेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। BKU कंडक्टेड, इसके क्या थी हाईलाइट्स जो थी, BKU कंडक्टेड रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशन, जेल भरो आंदोलन, इन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारियां दी थी। दीज प्रोटेस्ट इन्वॉल्व्ड थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, समटाइम्स ओवर अ लाख, फ्रॉम द वेरियस विलेजेस इन वेस्टर्न यूपी and adjoining regions. BKU operated as a pressure group in politics with its strength of sheer members. वो देख सकते हैं आप, इसका पॉलिटिकल रूट्स भी थी इस आंदोलन की। और जो BKU भारतीय किसान यूनियन है, इसके मेंबर्स खुद भी चुनाव कॉन्टेस्ट करते रहे हैं। जैसे इस वक्त जो हैं वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, जो खुद भी चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए किसी रीज़न से। महेंद्र सिंह टकैत थे, और बहुत लोग थे जो खुद भी चुनाव लड़ते रहे हैं। एक्सटेंट ऑफ सक्सेस, अब इसका देखते हैं कि ये सक्सेस हुआ कि नहीं। BKU बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल सोशल मूवमेंट, इसको याद रखिएगा अगर ये क्वेश्चन आ जाए। एक्सप्लेन सोशल मूवमेंट्स, व्हाट आर सोशल मूवमेंट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो भारतीय किसान यूनियन को उठा के चेप दीजिए उसमें, क्योंकि ये एक सोशल मूवमेंट था और इसके बारे में लिखने को भी आपके पास बहुत कुछ है। It sustained for a long time due to clan network among its members. The network mobilized funds, resources, इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। An outcome of political bargaining powers by its members. BKU farmers dominated regional electoral politics also, ये याद रखिएगा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो रीजनल थी इसको भी उन्होंने वो किया था। अब हम ये फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, एंटी अरैक मूवमेंट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एंटी अरैक मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश ड्रीव द अटेंशन ऑफ द कंट्री टू सम सीरियस इश्यूज, व्हाट आर दीज इश्यूज। अब ये याद रखिएगा, अगर एंटी अरैक मूवमेंट की बात हो तो यानी वुमेन मूवमेंट की बात हो रही है। ये फिर से ये जो मूवमेंट था ये भी एक वुमेन मूवमेंट था। इस वुमेन मूवमेंट में हमको हमारी पूरी बुक में कहीं भी ये नहीं बताया जाएगा कि ये वुमेन मूवमेंट है, जबकि CBSE ये ही पूछेगा कि व्हाट आर वुमेन मूवमेंट्स, या फिर ये पूछेगा कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन मूवमेंट्स इन इंडिया, व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन मूवमेंट्स इन इंडिया। तो एंटी अरैक मूवमेंट भी एक वुमेन मूवमेंट था। तो वुमेन इन नेल्लोर, ये आ गया देखिए, वुमेन इन नेल्लोर केम टुगेदर इन स्पॉन्टेनियस लोकल इनिशिएटिव्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एरेक। एरेक मीन्स शराब, ये शराब जहरीली जो ड्रिंक्स जो वहाँ उस एरिया, लोकल जो एरिया था उसके अंदर, एंटी एरेक मैनी एल्कोहल, जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स थी उस समय। एंड फोर्स द क्लोजर ऑफ वाइन शॉप्स एंड दिस मूवमेंट स्प्रेड स्लोली ऑल ओवर द स्टेट। ये जो था ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश के।
तो उसके बाद वहाँ पर क्या था, जो वुमेन थी वो काफ़ी परेशान थी, डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती थी, क्योंकि जो उनके पति थे या जो घर में जो आदमी थे वो वहाँ पर अल्कोहलिज्म जो था वो काफ़ी बढ़ गया था उस एरिया में। जो वाइन शॉप्स थी, जो लिकर शॉप्स थी, वो वाइड स्प्रेड धंधा कर रही थी, वो खुलकर शराब बेच रही थी। और इस वजह से जो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो गिरती जा रही थी। इस वजह से वुमेन जो थी एक समय पर जब परेशान हो चुकी थी तो उसने आकर ये मूवमेंट शुरू किया, और ये मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट था। Issues relating to the movement: the anti-Iraq movement aimed at the prohibition of on the sale of Iraq. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इट्स डिमांड टच्ड अपॉन लार्जर सेक्शंस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज़। देखिए, इसने इतने तरीके के सोशल इश्यूज़ को उठाया तो ये अपने आप ही एक सोशल इशू बन गया, ये एक सोशल मूवमेंट बन गया अपने आप ही जब इसने इतने सारे मूवमेंट्स को उठाया। वुमेन ओपनली डिस्कस द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस लाइक डाउरी, सेक्सुअल वायलेंस एट्सेट्रा। ये सब देखिए आपकी वुमेन जो थी उसने खुलकर इनके बारे में डिस्कशन किया। तो ये जो मूवमेंट था इसको सक्सेसफुल होना था। एंटी-अरेक मूवमेंट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस प्राइवेट इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये देखिए, इसने एक सोशल ईवल को भी दिखाया, और ये सोशल ईवल को जो दिखाए और इरेडिकेट कर दे जो मूवमेंट, वो एक सोशल मूवमेंट होता है। याद रखिए, सोशल मूवमेंट एंटी-अरेक मूवमेंट, ए, इसको याद रखिएगा। अब इश्यूज रिलेटिंग टू द मूवमेंट, इश्यूज क्या क्या थे इस मूवमेंट में। एंटी अरेक मूवमेंट जो था वो प्रोहिबिशन उस पर लगा हुआ था। इट टच्ड अपॉन द लार्जर सेक्शन ऑफ सोशल इकोनॉमिक, वही सब चीज़ें जो इसमें हैं, वही बातें दोबारा दोबारा इन्होंने लिख दी हैं, लेकिन इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। वुड यू कंसिडर द एंटी अरेक मूवमेंट एज वुमेन मूवमेंट्स एंड वाई? ये आ गया है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। कंसिडर दिस क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है आपके लिए। यस, आ गया। यस, वी कंसिडर एंटी अरेक मूवमेंट एज पार्ट ऑफ वुमेन मूवमेंट टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन टू। ये सब चीज़ें जो है ये कॉमन है, इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा। Consequently, the movement demanded equal representation to women in politics during the 90s. Hence, 73rd and 74th amendments granted reservation to women in local level in political offices. तो इस क्वेश्चन को भी आप ये देखिए, इन्होंने कितना ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। इन सभी पॉइंट्स को आप कंक्लूड कर लीजिए, और लास्ट में इसको ज़रूर इनको एग्जाम्स में यूज़ कीजिए, ये आपकी हेल्प करेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन अपोज द डैम प्रोजेक्ट्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उनको आप मानकर चलिए कि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में इन्होंने बताया। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो एक ऐसा आंदोलन, एक मूवमेंट था जिसमें नर्मदा जो नदी है उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे, डैम प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, डैम। उन डैम की वजह से जो एरिया होता है उस डैम के आसपास के कंस्ट्रक्शन का, वो सारा एरिया जो होता है वो जलमग्न हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है। वहाँ पर से डिस्प्लेसमेंट, वहाँ से उसको छोड़कर जो वहाँ स्थानीय लोग रह रहे होते हैं उनको जाना पड़ता है। वहाँ जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है, वहाँ पर जो कैटल होती है वो मर जाती है, वहाँ पर दोबारा खेती कभी हो नहीं सकती, वहाँ पर जो लैंड होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो गिर जाती है। तो कई तरीके के इसमें बातें की गई थी नर्मदा बचाओ आंदोलन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट बन गया था उस समय। मेन मुद्दा जो था इस मूवमेंट का वो ये था कि जो आदिवासी लोग थे, जो उस एरिया के जो लोग थे, नर्मदा बचाओ सरदार सरोवर डैम जो बन रहा था उसके आसपास जो लोग रह रहे थे वो ट्राइबल कम्युनिटी थी। और जो ट्राइबल्स थे उनका शुरू से ही नेशनल डेवलपमेंट के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन होता आया है। तो इसमें आप ये लाइन ज़रूर लिख दीजिएगा कि ट्राइबल्स या द पीपल हु सफर्ड फॉर द नेशनल डेवलपमेंट were always forced to it, were always forced to do it। और नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल डेवलपमेंट के नाम पे ट्राइबल जो लोग, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उसका हमेशा से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि why were tribals या why it is said that tribals were always exploited in the name of national development। तो आप ये लिख दीजिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन was one of those movements which showed the plight of ट्राइबल्स, जिसने दिखाया, ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसने दिखाया कि किस तरीके से जो ट्राइबल्स थे वो बेचारे अपनी जगह को छोड़कर जा रहे थे, वो अपने घरों को छोड़ कर जा रहे थे, अपने फसलों को वहाँ पर छोड़कर जा रहे थे। वहाँ पर अपने घरों को एज इट इज़ छोड़कर चले जाना, और दोबारा से सरकार के द्वारा उनको सिर्फ आश्वासन दिया गया कि उनको घर दिए जाएंगे, लेकिन वो घर आज तक भी उनको नहीं मिले हैं। वो ट्राइबल्स आज भी डिस्प्लेस्ड जब हुए थे उसके बाद से उनको कोई परमानेंट ठिकाने नहीं मिले थे रहने के। तो ये काफ़ी ज़रूरी मूवमेंट था।
तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो एक कलेक्टिव लोकल ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट था, जो नर्मदा जो रिवर था उसको इसमें नर्मदा के अंदर भी एक्वेटिक जो लाइफ थी वो भी कुछ लोगों के लिए ऑक्यूपेशन होता है, जो फिशरीज़ का काम करते हैं, जो मछली पालन का काम करते हैं, जो किसी और तरीके की कोई चीज़ करते हैं इसमें नदियों में, जो एक्वेटिक लाइफ को पाल लिया या कि इस तरीके की जो चीज़ होती हैं। तो इस मूवमेंट में हुआ क्या था, इस मूवमेंट में ये था कि जो इस तरीके के लोग थे उनका ऑक्यूपेशन भी ख़राब हो रहा था। उस एरिया के जो लोग जो वहाँ पर उस नदी से पौंड बन जाते हैं या इस तरीके के, उनमें अपना कुछ गुजर बसर का काम करते हैं, फिशरीज़ का काम कर लेते हैं, मछली पालन का काम करते हैं, तो वो भी इससे ख़त्म हो गया था। विच अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, मल्टीपर्पज़ डैम जो एक बन रहा था काफ़ी बड़ा, द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, एंड क्वेश्चनड द ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। इसने नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के ऊपर उंगली उठाई और इसने जो डेवलपमेंट जो चल रहे थे देश में उनके ऊपर भी उंगली उठाई। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था उसका जो मेन रीज़न था वो यही था कि जो नेचर था उसके साथ खिलवाड़ की जा रही थी, और सिर्फ नेचर ही नहीं, जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उनके साथ भी खिलवाड़ की जा रही थी। उनको बिना किसी आश्वासन के सिर्फ इस बात पर छोड़ दिया गया कि यहाँ पर डैम बनेगा तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये कोई बात थी नहीं। उनको ना कोई अच्छे डिस्प्लेसमेंट के बाद उनको घर दिए गए, ना उनको कोई अच्छा आश्वासन दिया गया, ना रिटर्न उनको कोई ऐसी चीज़ दी गई जहाँ वो जाकर अपनी ज़िंदगी दोबारा से काट सकें। It demanded that there should be a cost benefit analysis to the major development projects due to the कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम सबमर्ज्ड अराउंड 245 विलेजेस, जिसने 245 गांव जो थे आसपास के उनको सबमर्ज कर दिया था पानी में, वो पानी में डूब गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की किस तरीके की प्लाइट थी, जो दिक्कतें थी वो आई थी उस समय। द मूवमेंट डिमांडेड प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, दोबारा से विस्थापन, जो दोबारा से जो लोग थे उनका विस्थापित उनको कैसे किया जाए उसकी जो बात थी वो इसने डिमांड में रखी थी। द मूवमेंट ऑल्सो क्वेश्चन द नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द फ्रेमिंग ऑफ मेगा स्केल डेवलपमेंट। इसमें लगभग हर उस बात को पहलू में रखा। उसके बाद जब ये नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो था, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, इसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स इंडिया में लगे उसके बाद ये देखा जाता है अगर किसी की ज़मीन एक्वायर होती है तो उसको इक्वली उसका मुआवजा दिया जाता है, उस मुआवजे के नाम में उसको पैसे मिलते हैं, या उसको कोई और ज़मीन कहीं और सरकार ज़मीन देती है। तो इस तरीके से उस समय ये जो मूवमेंट हुए इनकी वजह से ही आज ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। Movement also insisted that local communities must have a say in such decision making along with an effective control over natural resources. NBA Narmada Bachao Andolan achieved a comprehensive national rehabilitation policy formed by government in 2003। ये आप देख लीजिए कि इन्होंने अचीव किया एक नेशनल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो थी वो सरकार को बनानी पड़ी 2003 में। तो ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट था। डू मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट इन आवर कंट्री स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट होते हैं वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट्स आप देख लीजिए, आर्ग्यूमेंट्स 4 जो हैं इनमें सभी आप आर्ग्यूमेंट्स को डाल सकते हैं कि किस तरीके से जो एंटी अरेक मूवमेंट था उसकी वजह से वाइन शॉप्स बंद हुई, चिपको आंदोलन की वजह से पेड़ कटने से बचे, वो उनसे जो सरकार जो थी उसकी कानों के ऊपर जो पर्दा बंद था उसका वो खोल दिया लोगों ने किस तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो थी बिल्कुल ठीक हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी हैं इसमें कि एक्शन रैलीज, कई बार ऐसा होता है कि कुछ आंदोलन इतने ज़्यादा ऑफेंसिव या इतने ज़्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं कि जो आम जनता है उसको दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जैसे पिछले दिनों एक हरियाणा के अंदर एक मूवमेंट हुआ था जिसके अंदर कुछ काफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा, उस मूवमेंट के अंदर कई तरीके के जो थे वो वॉयलेंस हुए, उसमें एक कम्युनिटी के द्वारा वो वॉयलेंस किए गए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये अगर ऑफेंसिव बन जाती हैं तो इसकी वजह से लोगों को दिक्कत भी आती है। पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट सीम टू बी टेकिंग अप इश्यूज ऑफ मार्जिनल सोशल ग्रुप्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कई बार क्या होती हैं कि देखते नहीं है कि उनको छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी के उनको क्या चाहिए। तो जो हैं ये देख लीजिए आप, इट इज़ पॉसिबल टू इग्नोर डिमांड्स of those movements with the presentation to be represented by one section of the society only। ये कुछ इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी मेरे को नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको समझाने वाली बात है। बाकी क्वेश्चन भी कोई ठीक है, ये एक नॉर्मली भी अटैम्प्ट किया जाने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई फैक्चुअल बात नहीं है। तो आप ये देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो अब हम आगे देखते हैं। वाई डिड दलित पैंथर्स वट इशूज दलित पैंथर्स एड्रेस्ड। ये 2 मार्क्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। दलित पैंथर्स वही है जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने आपको बताया यूथ जो था दलित कम्युनिटी का वो इसके अंदर था। तो
ये आप देख लीजिए, दलित पैंथर ऑफ इंडिया, ये इनका एक लोगो है। तो दे फेस्ड कलेक्टिव एट्रोसिटीज ओवर माइनर सिंबॉलिक इश्यूज ऑफ कास्ट प्राइड, ये सब वही बता रखा है कि किस तरीके से उनका जो था दलित का किसी समय में इनका एक्सप्लोइटेशन किया जाता था हायर कास्ट के द्वारा। और फिर जब बाद में जो थे, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बाबा साहब अम्बेडकर से सलाह ली। उसके बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, जो बी आर अम्बेडकर जिनको बोलते हैं आप, जो बी आर अम्बेडकर जी थे, उनके द्वारा ही इसमें काफ़ी बातें जो थी जो रखी गई। और वो इस दलित पैंथर्स के वन ऑफ द फाउंडर्स भी माने जाते हैं। तो ये दलित पैंथर्स के बारे में था, इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी दिस इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट, इसको कोई ज़्यादा वो। और ये पैसेजेस इसमें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये पैसेजेस जो हैं ये काफ़ी काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट हैं। तो पैसेजेस के लिए मैं आपको भी फिर से बताऊंगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो अभी हम एक बार, हाँ जी बिल्कुल ठीक, तो सॉरी ये कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। देयरफॉर एक्टिविटीज ऑफ दलित पैंथर्स वर मोस्टली सेंटर्ड ऑन फाइटिंग इंक्रीजिंग, इनकी मेन जो था वो एट्रोसिटीज जो दलित्स पर हुई थी उनको कम करने के लिए ये फाइट करते थे। जो कहीं पर जो दलित था, अगर उनको पीड़ा की जाती थी, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो ये बस उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, ये अपने हकों की लड़ाई लड़ते थे, वही सब जो नॉर्मल एक कम्युनिटी मूवमेंट में होता है, वही सब ये था। रीड द पैसेज, ये जो पैसेजेस हैं इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो रजनी कोठारी के कॉलम्स हैं उनको ढंग से पढ़िएगा आप। इस चैप्टर में इन पीडीएफ्स में सब कुछ दिया हुआ है, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से जिसमें मैं पैसेजेस और कार्टून जो इसमें आते हैं उनको कवर करूंगा। अब ये प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस आपको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के हम ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वही कि मेंशन टू मेन डिमांड्स ऑफ भारतीय किसान यूनियन, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनको इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो भारतीय किसान यूनियन की जो दो डिमांड थी वो ये थी, गारंटेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई गवर्नमेंट फॉलो प्राइस फॉर शुगर केन एंड व्हीट। उसके बाद व्हाट वाज द मोस्ट नोबल एस्पेक्ट ऑफ चिपको मूवमेंट, नोबल एस्पेक्ट जो था, जो मेन हाईलाइट था चिपको मूवमेंट का, उसका मेन डिमांड था वो क्या था, वुमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन चिपको एजिटेशन वाज द नोबल एस्पेक्ट। आ गया ना कि वुमेन, तो ये एक वुमेन मूवमेंट था। चिपको मूवमेंट एक एनवायरमेंट मूवमेंट तो था, लेकिन ये एक वुमेन मूवमेंट भी था, एंटी रेक मूवमेंट। इसके बारे में बता दीजिएगा कि नेल्लोर से शुरू हुआ, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से। और इसमें जो शराब माफिया जो था, जो अल्कोहल माफिया था, उसके खिलाफ ये मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें भी लीडिंग पार्ट जो था वो वुमेन का था। ये याद रखिएगा, जो वुमेन थी उसने मेन पार्ट यहाँ पर प्ले किया। अब ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, मेन डिमांड्स ऑफ चिपको मूवमेंट, इस चैप्टर में यही चीज़ें हैं। जो चिपको मूवमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में इसको आप याद ध्यान से आप सुन लीजिए। अब चिपको मूवमेंट, भारतीय किसान यूनियन के मूवमेंट और एंटी एरेक मूवमेंट जो थे, ये तीनों मूवमेंट्स को आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि इन तीनों में से एक 6 मार्क्स का या एक 4 मार्क्स का या एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ये कुछ वही सिमिलर से क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग बार आए हैं। व्हाट डज पार्टी मूवमेंट, हाउ डज पार्टी मूवमेंट डिफर फ्रॉम नॉन पार्टी मूवमेंट, जो पार्टी मूवमेंट होते हैं वो नॉन पार्टी मूवमेंट से कैसे डिफर होते हैं, ये 2014 ऑल इंडिया में आया हुआ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पार्टी मूवमेंट वो मूवमेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो पार्टीज होती हैं वो डायरेक्टली सपोर्ट करती हैं। जैसे मान ले बीजेपी ने किसी एक मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया, तो वो एक पार्टी मूवमेंट जो था वो बन गया, उसके अंदर जो पार्टीज थी वो आ गई। जैसे ट्रेड यूनियन जो है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट एक बार मुंबई में हुआ था, उसको सपोर्ट किया गया था पार्टीज के द्वारा। तो ये जो मूवमेंट होते हैं इनके अंदर पार्टी और नॉन पार्टी मूवमेंट के अंदर भी एक डिफरेंस होता है, तो वही डिफरेंस इसमें बताया गया है। कोलकाता एंड कानपुर, ये इसमें हम देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए आप। कोलकाता एंड कानपुर etc. Whereas non-party movements have lost faith in existing democratic institutions and electoral politics टू बी मर्ज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ, ये जो नॉन पार्टी मूवमेंट्स होते हैं ये बेसिकली वो मूवमेंट्स होते हैं जिसमें बस पार्टी जो होती है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, कोई भी पार्टी सीधा सपोर्ट नहीं करती उस मूवमेंट को। जो स्टूडेंट्स के द्वारा शुरू किए गए मूवमेंट्स हैं, जैसे एक असम में मूवमेंट शुरू हुआ था जिसको असम स्टूडेंट यूनियन ने शुरू किया था। वहाँ पर आउटसाइडर्स की एक प्रॉब्लम थी, उस आउटसाइडर्स की प्रॉब्लम को डील करने के लिए जो एक आंसू, एक वहाँ पर जो
मूवमेंट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी स्टूडेंट्स की, उसने उसको लीड किया और वो काफ़ी बड़ा मूवमेंट बना। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखिएगा। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन ज़रूरी हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ से उनको पढ़ भी सकते हैं, उनको सीधा पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप जितना समझ सकते हैं इस वीडियो से उतना समझें। ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, ऐसी मेरी कामना है। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो थे वही पॉजिटिव एस्पेक्ट जो थे क्या थे, ये आप इसको इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा। वुमेन पार्टिसिपेशन थी इसमें, ये इसका एक पॉजिटिव मूवमेंट था। जो वुमेन थी वो खुलकर सामने आकर अपने हकों की लड़ाई लड़ रही थी। जो चिपको मूवमेंट था उसमें एनवायरनमेंट जो था, ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था कि ये जिन लोगों के लिए ये मूवमेंट जो था ये शुरू इसलिए हुआ क्योंकि जो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी उसको पेड़ काटने से रोका गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका गोल था वो इतना बड़ा था कि उससे सबको फ़ायदा होने वाला था। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट सबसे बड़ा यही है कि इसका जो गोल था वो काफ़ी बड़ा था, जो था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब सरदार सरोवर प्रोजेक्ट क्या है? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में इस पैरा में अच्छे से बताया गया है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट क्या है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो था ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर कुछ डैम्स बनने थे। तो वो जो डैम्स थे वो काफ़ी दिक्कत पैदा करने वाले थे जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए। इसलिए जो ये जो था, जो मूवमेंट था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गया कि उनको अच्छी जगह दी जाए दोबारा से रहने के लिए, उनको घर बना कर दिए जाएं। जो वहाँ पर उनका लैंड, जो उनकी इकलौता जो उनका कमाने का ज़रिया था, वहाँ पर जो फार्मर्स थे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उनके पास बस लैंड ही था। और उस लैंड को सबमर्ज, वो जो लैंड था वो पानी में डूब जाता जब वहाँ पर प्रोजेक्ट बनता। तो उनको कमाने का उनके पास कोई ज़रिया ही नहीं रहता, अगर उनको सरकार घर भी दे देती उसके बाद भी। तो इसलिए ये डिमांड की गई कि उनको दोबारा से कहीं पर खाने खाने के लिए कुछ, जो मतलब वो अपना कुछ काम कर सकें, कुछ ऑक्यूपेशन दोबारा से प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए भी उनकी डिमांड्स रखी गई। और इसकी वजह से बाद में कानून भी बना जो हम ऊपर देख चुके हैं। जो डिस्प्लेसमेंट रिहेबिलिटेशन के लिए जो 2003 में जो एक एक्ट आया था, वो इसी का रीज़न था कि उससे पहले जो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था वो बहुत ज़रूरी था। तो हु वर दलित पैंथर्स, सेम क्वेश्चन। एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भारतीय किसान यूनियन, ये हम देख चुके हैं कि ये वेस्टर्न यूपी के, हरियाणा के, पंजाब के जो किसान थे उनकी एक यूनियन थी। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो यही थी कि ये जो रूरल जो फार्मर्स हैं, जो रूरल एरिया से आते हैं, उन्होंने वो अपनी बात सरकार के सामने रख सकते। ये काफ़ी पावरफुल थे, ये काफ़ी पॉलिटिकली इंडल्ज थे, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप सब कुछ बताइएगा, जो भी आपको उनसे रिलेटेड बात पता है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे भारतीय किसान यूनियन जो थी वो एक नॉर्दर्न इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन थी, तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसको आप एग्जाम में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। 6 एडवांटेजेस ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अभी भी ये ऑल इंडिया 2016 में आया है। जो बच्चे दिल्ली से बाहर पेपर दे रहे हैं, जो बच्चे दिल्ली के नहीं हैं, जो और इंडिया के किसी और पार्ट से पेपर अटैम्प्ट करेंगे, उनको यही AI जो होते हैं, ये ही पेपर जो होते हैं ये आएंगे। ऑल इंडिया इसको बोलते हैं, तो आउटसाइड दिल्ली भी इसको बोलते हैं कुछ लोग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखिए। तो ये इसकी हिस्ट्री, ये सब पॉपुलर मूवमेंट जो थे वो कैसे होते हैं, ये सब इसमें बताया हुआ है क्वेश्चन में। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये पूरी की पूरी PDF मैं आपको मेल कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे मेल कर दीजिए। और इसको अगर आपको वीडियो पसंद आती है, थोड़ा सा भी इससे आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। Describe the journey of movement of Right to Information Act ultimately culminated into an act, RTI Act। बिल्कुल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन एक रीसेंट चीज़ है। उसके बाद 2005 में एक मूवमेंट भी बन गई थी, RTI, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो अभी पिछले दिनों तक न्यूज़ में भी थी। तो इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो था एक मूवमेंट था, जिसके अंदर MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन जो था, उसने राजस्थान के अंदर ये मांगे थे कि हमको डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएं। वहाँ पर जो फ्लड्स आई थी, जो फेमाइन हुआ था, उसके जो जब देश में कोई ऐसी समस्या आती है या किसी ज़िले में, किसी स्टेट में कोई ऐसी दिक्कत आती है, जब
वहाँ पर उनको लोगों को ऐसा लगता है कि उन तक जो चीज़ें पहुँचनी चाहिए थी वो नहीं पहुँची, या उनको कुछ भी ऐसा लगता है जनता को कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उनको ये अधिकार होना चाहिए कि वो ये पता लगा सके कि सरकार जो है वो कैसे काम करती है। तो इसके लिए ये मूवमेंट शुरू हुआ और ये लास्ट में एक एक्ट बन गया जिसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसमें अगर कोई आम आदमी चाहे तो सरकार से उसकी जानकारी, किसी भी काम की जानकारी निकलवा सकता है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो अब हम इसके अलावा हम आगे चलते हैं। ये इसमें अच्छे से बताया गया है, आप देखिए इसको, जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लीड किया इस मूवमेंट को, उसके बारे में भी अच्छे से बताया गया है। ये MKSS जो थी, ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इसको लीड किया था। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स में इसको अच्छे से बताया गया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद सपोज यू आर एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ द फार्मर्स एजिटेशन, ये वही बताया है कि फार्मर जो, ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप चाहें तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इस बार कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का वो जो था टाइम, वो अब नहीं है। अब तो क्लियर कट आपसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 2015 का एक दिल्ली का क्वेश्चन है वैसे भी, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। तो ये बस काफ़ी, ये इस वीडियो की दैट्स इट अबाउट क्वेश्चन नंबर। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इम्पोर्टेंट है और सिक्स्थ क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए। मैं आपको फिर कहूँगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिक्स्थ और फोर्थ, ये क्वेश्चन फर्स्ट, सिक्स्थ और फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो बस अब मैं चाहूँगा कि आप सभी अच्छे से पढ़ें, ग्रो कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हेल्प अस ग्रो, ताकि मैं आपके लिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए दोबारा से कोई वीडियो बनाऊँ। तो दैट्स अबाउट इट गाइज, सी यू लेटर। तो अभी के लिए थैंक यू।